हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। आज ये हमारी 38वीं क्लास है। पहले आप मुझे सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए आप लोगों को मेरी आवाज़ सही से सुनाई दे रही है या नहीं। अगर आप लोगों को आवाज़ सही से सुनाई दे रही है तो जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए, फिर हमारी क्लास हम स्टार्ट करें। सर आ गए, 300 सेकेंड भले ही हो गए, थोड़ा लेट हो जाती है 2-4 मिनट ऊपर नीचे। चलिए क्लास हम स्टार्ट करें। क्लास का टॉपिक आपको दिख ही रहा होगा, जो आपकी स्लाइड है उस पर आपको पता चल ही रहा होगा कि जलवायु, मिट्टी, कृषि व सिंचाई, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। जो हमारी टेस्ट सीरीज है, जो टेस्ट सीरीज में हमारी में क्वेश्चन होते हैं हम, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज बेचे 50 क्वेश्चनों की होती है। 50 क्वेश्चन का हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं। 50 में से हम यहाँ पे 20 क्वेश्चनों का डिस्कस करते हैं। अगर आपको बाकी के 30 क्वेश्चन और देखने हैं तो आपको एग्जाम गुरुजी ऐप पे जाके हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी। वहां पे जाके आप हमारे बाकी के 30 क्वेश्चन और देख पाओगे। तो ये आज हमारी 38वीं क्लास होगी। 38वीं क्लास में आप टॉपिक देख ही चुके, जलवायु, मिट्टी, कृषि व सिंचाई से संबंधित क्वेश्चनों का हम डिस्कस करेंगे। हमारी अगर अब टेस्ट सीरीज, ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें भी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं। 101 इसमें भी आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, 24 इसमें आपकी एफएलटी होगी, 125 टोटल टेस्ट होंगे, 7500 एमसीक्यू, 7500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप पेपर तक कर पाएंगे। वाई लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम वाले आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। ये टेस्ट सीरीज आपको 449 रुपये में प्राप्त होगी। हमारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। 999 रुपये में आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो। 2020 के प्री को ध्यान में रखते हो हमने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट है। आप हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपये में परचेज कर सकते हो। तो आपको एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा इन सब के लिए। यहाँ पे अगर हम टॉपर की बात करें कि आज की हमारे क्लास के ये टॉपर कौन कौन है, अगर हम यहाँ पे टॉपर देखें कि ये टॉपर कौन है, तो फर्स्ट रैंक पे प्रशांत कुमार वाजपेयी जी है। इन्होंने 42 क्वेश्चन ठीक किए। सेकंड टॉपर हमारे आशीष विजयवाल जी, इन्होंने 39 क्वेश्चन ठीक किए। थर्ड रैंक पे जो हमारे आज टॉपर है उनका नाम है अदिति अग्रवाल जी, इन्होंने 39 क्वेश्चन ठीक किए। फोर्थ रैंक पे आपके राहुल शर्मा जी, इन्होंने 38 क्वेश्चन ठीक किए। फिफ्थ रैंक पे आपके दिव्यांश जी हैं, इन्होंने 37 क्वेश्चन ठीक किए। इन पांचों टॉपर्स को एग्जाम गुरुजी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। अब हम आज का क्लास हमारी स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। निम्न में से कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। आपको ये बताना है कि भारत के अंदर 8 प्रकार की, आपने पढ़ी है कि भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। उन 8 प्रकार की मृदाओं में से आपको ये बताना है कि इन 8 प्रकार की मृदा में से कौन से प्रकार की मृदा आपकी जो चाय की खेती है उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो 8 प्रकार की मृदाओं में से कौन सी प्रकार की मृदा आपकी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, उस मिट्टी के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन में आपको कौन कौन सी मिट्टी दिख रही है। पर्वतीय मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सी मिट्टी ऐसी है जो आपकी चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वैसे अगर हम चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी देखें तो वैसे तो मुख्यतः लेटेराइट जो मिट्टी होती है उसके अंदर आपकी चाय की खेती अच्छी होती है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास लेटेराइट ऑप्शन में है ही नहीं। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो पर्वतीय मिट्टी है, क्योंकि आप असम वाला क्षेत्र देखोगे, असम में सर्वाधिक चाय होती है। तो असम का जो क्षेत्र है, असम में जो आपकी पर्वतीय मिट्टी वाला क्षेत्र है, क्योंकि आप जानते हो चाय की खेती पहाड़ों के ढलानी वाले एरिया पे होती, कभी भी समतल क्षेत्र में आपकी चाय की खेती नहीं की जाती है। तो जो आपकी पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी भी वैसे चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, पर्वतीय मिट्टी। डी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में तो लेटेराइट मिट्टी होती है, लेकिन लेटेराइट ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसके क्वेश्चन के अनुसार जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका क्या, पर्वतीय मिट्टी, क्योंकि आप जानते हो जो असम वाला क्षेत्र है वहां पे आपका पर्वतीय क्षेत्र है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण वहां पे आपकी क्या मिल जाएगी, आपको पर्वतीय मिट्टी। तो स्वाभाविक बात है पर्वतीय मिट्टी के अंदर भी आपकी कौन सी खेती अच्छी होती है, तो उस खेती का नाम है आपकी क्या, चाय की खेती। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपकी स्क्रीन पर भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी, आपको ये बताना है कि भारत की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि भारत की ऐसी कौन सी मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाती है। अगर हम भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी के बारे में देखें कि कौन से प्रकार की मृदा
सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी देखें कि कौन से प्रकार की मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम है आपकी कौन सी मिट्टी? तो उस मिट्टी का नाम है आपका क्या? जलोढ़ मिट्टी। और ये जो जलोढ़ मिट्टी है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये दो प्रकार की होती है, आप जानते हो। एक होती है आपके कौन से प्रकार की? आपके खादर प्रकार की। और दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है आपका कौन सा? बांगर। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं हम किसके नाम से? आपके बांगर के नाम से। तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी उस मिट्टी का नाम है आपका जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसका भी आंसर आपका जलोढ़ मिट्टी होगा। तो दोनों क्वेश्चन का आप आंसर याद रखिएगा। एक तो आपकी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होगी उस मिट्टी का नाम भी जलोढ़ मिट्टी है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वहां मिट्टी भी आपकी कौन सी मिट्टी होगी? आपकी जलोढ़ मिट्टी। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका क्या? जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगर हम यहाँ पे मैप में जलोढ़ मिट्टी देखें तो अगले क्वेश्चन में इस मैप का हम डिस्कशन करेंगे जहां पे हमें इस मैप की जरूरत लगेगी। पहले हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए, मैं बताऊंगा कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है कहां पर पाई जाती है। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में? तो आप सभी लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखें तो अब हम मैप की जरूरत हमें लगेगी। यहाँ पे आप जानते हो ये जो पूरा का पूरा एरिया आप यहाँ पे देख रहे हो ये है आपका कौन सा? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। यहाँ पे ये जो एरिया है इस संपूर्ण एरिया को बोलते हैं हम आपका क्या? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। और ये जो उत्तर भारत का संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है इस मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे आपकी गंगा और उसकी सभी सहायक नदियां क्या करती है? आपकी प्रवाहित होती है। तो इस क्षेत्र के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी का नाम आप हमेशा याद रखिएगा। इस मिट्टी का नाम है आपकी कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। एक तो जलोढ़ मिट्टी आपको यहाँ पर मिल जाएगी भारत के उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में। दूसरे अगर आप देखोगे जो नदियों का डेल्टा वाला क्षेत्र होता है, जहां जहां नदियां अपना डेल्टा बनाती है अपने अवसान से स्थान से पहले, तो उस डेल्टा वाले क्षेत्र में भी आपको कौन सी मिट्टी मिलती है? सिर्फ स्पेसिफिक डेल्टा वाले क्षेत्र में। तो उस मिट्टी का नाम है आपका क्या? जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में जहां पर भी मिलेगी वो संपूर्ण क्षेत्र कौन सा होगा? आपका मैदानी क्षेत्र। इसीलिए तो जब आप उत्तर भारत का मैदान पढ़ते हो तो उत्तर भारत का मैदान या आपका उत्तर भारत का संपूर्ण मैदानी क्षेत्र आता है। और इस उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र के आप 4 भाग पढ़ते हो। सबसे पहले आपका भाबर प्रदेश, भाबर के बाद आपका तराई प्रदेश, तराई के बाद खादर प्रदेश और खादर के बाद कौन सा? आपका बांगर। तो आपको ये पता ही है कि खादर और जो बांगर प्रकार होता है वहां किसका होता है? तो खादर और बांगर जो प्रकार होता है वो कौन सी मिट्टी का होता है? आपकी। तो उस मिट्टी का नाम भी है आपकी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और भारत के मैदानी क्षेत्रों में और नदियों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका भी आंसर होगा आपकी क्या? जलोढ़ मिट्टी। अब अगला क्वेश्चन की हम बात है, इसका आंसर आपको पता ही चल चुका है कि मैदानी क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4, मरुस्थलीय वन की वनस्पति होती है। आपको मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में आप देखोगे भारत का, जो आप यहाँ पे रेगिस्तान वाला एरिया देखोगे, अगर हम मैप में चले कि कौन से एरिया में आपको मरुस्थल दिखाई देगा, तो यहाँ पे देखिएगा आप ये जो देख रहे हो ये यहाँ पे इधर वाला एरिया ये रहा आपका राजस्थान। ये जो एरिया लगता है आपका ये पूरा का पूरा क्या लगता है? आपका थार का मरुस्थल। ये लिखा भी आपका थार डेजर्ट। जो ये थार का मरुस्थल है या मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर आपको कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है? आप जानते हो मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर वर्षा नहीं होती है। जब मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है तो ध्यान रखिएगा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे जो वनस्पति मिलती है वो मिलती है आपकी कौन सी? कांटेदार वनस्पति। और जो कांटेदार वनस्पति में आप देखोगे बबूल, खेर, खेजड़ा, खजूर और केक्टस, ये जो वनस्पति मिलती है कहाँ पर मिलती है आपकी? तो ये मिलती है आपके कौन से क्षेत्र में? मरुस्थलीय क्षेत्र में। चीड़, आबोनस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, गड्ढापरचा, ताड़ और सिनकोना, ये जो वनस्पति होगी वो उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की होगी। सुंदरी वन आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं मिलते। सुंदरी वन जो सागरीय तटवर्ती क्षेत्र वहां पर मिलते हैं। चंदन वृक्ष भी आपका नहीं पाया जाता। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? केक्टस। इसलिए जिन लोगों ने इसका आंसर केक्टस दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होगी? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी? तो आपको कपास के लिए उपयुक्त मृदा के बारे में बताना है कि कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है। कपास की खेती के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त मृदा बतानी है। अब अगर हम कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा को देखें कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा जो आपकी काली मिट्टी है, ध्यान रखिए काली मिट्टी है, जो काली मिट्टी है इस मिट्टी का आप अन्य नाम देखोगे तो इस काली मिट्टी को ही हम बोलते हैं आपकी क्या, कपासी मिट्टी। ध्यान रखिए काली मिट्टी का एक और नाम क्या है आपका, काली मिट्टी को ही हम बोलते हैं कपासी मिट्टी, क्योंकि इस मिट्टी के अंदर सर्वाधिक किसकी खेती होती है, आपकी कपास की। इस मिट्टी को अगर हम आप जानते हो तो एक और नाम से जानते हैं, इसी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी इसी को बोला जाता है। दूसरा आपकी सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी भी हम इसे बोलते हैं, ये मिट्टी जो है सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी है। और सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी के अलावा इस मिट्टी को हम लावा मिट्टी भी बोलते हैं, क्योंकि जो ज्वालामुखी का लावा है, लावा से दक्कन ट्रेप की चट्टानें बनी और उससे जो मिट्टी निर्मित हुई उस मिट्टी का नाम भी आपकी कौन सी, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और जो काली मिट्टी है इस काली मिट्टी ही सर्वाधिक कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगर हम काली मिट्टी का क्षेत्र देखें कि भारत में कहाँ पे पाई जाती है, जो आप यहाँ पर क्षेत्र देखोगे ये इधर वाले एरिया में, ये जो आपका पूरा एरिया आपको ऐसे में दिखाई देता है, ये जो एरिया है ये कौन सी मिट्टी का आपका, तो ये एरिया आपकी काली मिट्टी का ही है। तो ध्यान रखिएगा काली मिट्टी को ही हम क्या बोलते हैं आपकी, तो काली मिट्टी को ही बोला जाता है आपकी क्या, कपासी मिट्टी। तो इसलिए क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, काली। क्वेश्चन 6 की हम बात करें कि आपके कुछ अभ्यारण्य है जिसका आपको सुमेलित करके बताना है कि कौन से अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, जैसे गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, डालमा अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य या पेरियार अभ्यारण्य। इन अभ्यारण्य के बारे में बताना है कि कौन सा अभ्यारण्य कौन से स्थान पर स्थित होगा। गौतम बुद्ध के बारे में बताना कहाँ पर है, डालमा बताना कहाँ पे, शिमलीपाल बताना कहाँ पे, और पेरियार बताना आपको कहाँ पे है। आपको पता ही है जो गौतम बुद्ध है, गौतम बुद्ध जो अभ्यारण्य होगा, ध्यान रखिएगा ये जो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है ये जिस राज्य के अंदर है उस राज्य का नाम है आपका कौन सा, बिहार। तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे आपका, बिहार। जो डालमा अभ्यारण्य पड़ता है ये कहाँ पर आता है आपका, तो ये आता है आपका कौन से राज्य में, उस राज्य का नाम है झारखंड। सिमलीपाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है वो कहाँ पे आपका, उड़ीसा में। और पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे, पेरियार नदी के नाम से, तो ये आता आपका कहाँ पे, केरल में। अब इनको आपको सही से सुमेलित करना है। आपको गौतम बुद्ध का पता है कि बिहार है, तो सबसे फर्स्ट पे 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, ए। डालमा अभ्यारण्य कहाँ पे आपका, झारखंड में, तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी। और अगर हम बात करें सिमलीपाल उड़ीसा में तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका सी। और पेरियार कहाँ पे आपका, केरल में, तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको यहाँ पे विकल्प में जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 3 के डी के अंदर। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका क्या, डी। तो अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारी बीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। ये टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। हमारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आपको ये टेस्ट सीरीज 399 रुपए में प्राप्त होगी। आप प्ले स्टोर से एग्जाम गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे जाके आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपको वन अनुसंधान संस्थान के बारे में बताना है कि भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो आप ध्यान रखिएगा वन अनुसंधान संस्थान के अगर बारे में बात करें कि वन अनुसंधान संस्थान और वन प्रबंधन संस्थान दोनों याद रखिएगा। एक आपका वन अनुसंधान संस्थान है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे, आपके जो भारत है, भारत में वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है। और वन प्रबंधन संस्थान के अलावा आपसे पूछा जाता है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। तीनों चीजें आपके अलग अलग स्थान पर है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। आप मुझे जल्दी कमेंट करके बताइए कि अब इन सब का आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें वन अनुसंधान संस्थान के बारे में, जो वन अनुसंधान संस्थान आता भारत के किस राज्य के अंदर है, तो वो आता आपका उत्तराखंड में। और उत्तराखंड की जो राजधानी है उसका नाम है आपका देहरादून। देहरादून में स्थित है आपका क्या, वन अनुसंधान संस्थान। वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका, वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे आपका, भोपाल में। और अगर उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो जो एमपी का जो जबलपुर है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में आपका कौन सा है, तो यह है आपका कौन सा, उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। और एक और बात ध्यान रखिएगा, वन अनुसंधान संस्थान का एक क्षेत्रीय कार्यालय आपके एमपी में भी है। अगर हम बात करें वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, तो वन अनुसंधान संस्थान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भी कहाँ पे आपका, तो उस स्थान का नाम भी आपका क्या, जबलपुर। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपके, देहरादून में।
क्वेश्चन 8 की बात करें, भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, भारत में अभी लगभग 18 जैव आरक्षित क्षेत्र है। इन 18 में से 11 जैव आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित है। ध्यान रखिएगा, टोटल है हमारे यहाँ पे कितने, 18 जैव आरक्षित क्षेत्र। 18 में से यूनेस्को में कितने हो गए, 11, क्योंकि अभी हाल ही में एक और जुड़ गया आपका कंचनजंगा, उसका नाम था आपका क्या, कंचनजंगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। अगर हम भारत के प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में देखें कि भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो जो भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र होगा उस जैव आरक्षित क्षेत्र का नाम है आपका क्या, नीलगिरी। जो ये नीलगिरी है, ये नीलगिरी जो है इसको कब बनाया गया जैव आरक्षित क्षेत्र, तो इसको जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया आपका कब, 1986 में, और लगभग 2000 ईस्वी में आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हो गया। तो भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र है आपका कौन सा, नीलगिरी। और अगर हम बात करें अंतिम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो भारत में अंतिम जैव आरक्षित क्षेत्र के बारे में अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा, उस जैव आरक्षित क्षेत्र का नाम है आपका क्या, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका कहाँ पर है, तो ये आता आपका कहाँ पे, एमपी के पन्ना जिले में। ये कब आपका, तो ये घोषित किया गया है 2011। तो पहला है आपका नीलगिरी और अंतिम है अभी वर्तमान में आपका कौन सा, पन्ना। अब आगे देखेंगे जो भी होगा वो, लेकिन अभी वर्तमान में अंतिम कौन सा है, तो अंतिम में पन्ना होगा। तो भारत का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र होगा आपका क्या, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 9, साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान या साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो अगर हम बात करें साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, तो जो शांत वैली या साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है उस स्टेट का नाम है आपका कौन सा, केरल। तो साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली आता है आपका कहाँ पे, केरल में। और एक और बात ध्यान रखिएगा, साइलेंट वैली के अलावा पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो जो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आता है ये कहाँ पे आता है आपका, तो ये आता है आपका कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछा जाए कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे आपका, उस राज्य का नाम है आपका क्या, केरल। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था। आपको ये बताना है कि भारत में किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था, तो जल्दी कमेंट करके बताइए। 1973, 74, 83, 84, 2004-5 या 2013-14। आज संख्या क्लास में सभी लोगों की कम है, आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया, जिसलिए क्लास में संख्या भी कम दिखाई दे रही। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर के प्रारंभ की, कि प्रोजेक्ट टाइगर कब से प्रारंभ हुआ था, तो जो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा, उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी उनका नाम था आपका क्या, इंदिरा गांधी। और ये जो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था ये हुआ था आपका 1973-74 से, 1973-74 से इस प्रोजेक्ट टाइगर का क्या हुआ था, आपका प्रारंभ हुआ था। कौन से राष्ट्रीय उद्यान से, तो जो आपका उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है आपका क्या, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम हुआ करता था हेली नेशनल पार्क। इस हेली नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से प्रोजेक्ट टाइगर का क्या हुआ था, आपका प्रारंभ हुआ था। तो भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया, तो प्रारंभ हुआ था 1973-74 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। प्रधानमंत्री कौन थी, तो प्रधानमंत्री उस समय हुआ करती थी आपको इंदिरा गांधी। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 अब आपकी स्क्रीन पर, भारत का एकमात्र अभ्यारण्य जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहाँ पे कश्मीरी महामृग, जिसे हम हंगुल मृग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हंगुल मृग उसको हम बोलते हैं कि हंगुल मृग परियोजना या हंगुल मृग कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जो कश्मीरी मृग या जिसे हम हंगुल मृग के नाम से जानते हैं, ये जो हंगुल मृग पाया जाता है भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है आपका क्या, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। और ये जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान आता है ये कहाँ पे आता है आपका, तो ये आता है आपका जम्मू कश्मीर में। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में आपका क्या पाया जाता है, तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है आपका क्या, हंगुल मृग। तो क्वेश्चन 11 का आंसर हो जाएगा आपका क्या, दाचीगाम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत किस सन में हुई थी। आपको ये बताना है कि भारत में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन किस सन में प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना 1984 में, 1985 में, 1986 में, 1987 में। सबसे पहले तो आप एक क्रांति का नाम याद रखिएगा, उस क्रांति का नाम था आपकी क्या, पीली क्रांति। ये जो पीली क्रांति प्रारंभ हुई थी ये आपके तिलहन फसलों में या खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, खाद्य तेल या तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता
प्राप्त करने के लिए आपकी जो क्रांति प्रारंभ की गई थी उस क्रांति का नाम था आपकी क्या, पीली क्रांति। और इस पीली क्रांति के तहत ही आपका 1986 में, ध्यान रखिएगा 1986 में ही आपका तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन क्या हुआ था, आपका प्रारंभ हुआ था। तो कभी आपसे पूछा भी जाए कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब प्रारंभ हुआ था, तो 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत हुई थी। और ये जो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन था, ध्यान रखिएगा, जो पीली क्रांति प्रारंभ हुई थी उसमें तिलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति का प्रारंभ किया था। तो उसी से संबंधित मिशन का नाम था आपका क्या, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1986। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक निम्न में से किस व्यक्ति को कहा जाता है? आपको ये बताना है कि कौन व्यक्ति भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। यहाँ पे आप दो क्रांति बेसिक तो विशेषकर याद रखिए। एक जो क्रांति, उस क्रांति का नाम है आपकी श्वेत क्रांति, और एक जो क्रांति, उस क्रांति का नाम है आपकी क्या, हरित क्रांति। अब हम इन दोनों क्रांतियों को देखें कि श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ, तो 1964-65 के दशक में भारत में श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई थी, और 1966-67 के दशक में भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ था। श्वेत क्रांति का जो प्रारंभ किया गया था वहां आपके दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और ध्यान रखिएगा कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए, कृषि क्षेत्र में जो खाद्यान्न है या खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। श्वेत क्रांति जिस समय प्रारंभ हुई थी, इसके प्रारंभकर्ता का अगर नाम पूछा जाए तो उनका नाम था आपका क्या, वर्गीस कुरियन। ध्यान रखिएगा, वर्गीस कुरियन को हम भारत में श्वेत क्रांति का जनक बोलते हैं। और अगर हम हरित क्रांति के जनक की भारत में बात करें तो उनका नाम है आपका क्या, MS स्वामीनाथन। ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो उनका नाम है आपका क्या, नॉर्मन बोरलॉग। और अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति नाम किसने दिया, तो हरित क्रांति नाम देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था आपका क्या, डॉक्टर विलियम वॉट। अब ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। दोनों क्रांति मैंने आपको एक साथ बता दी है। श्वेत क्रांति 1964-65 में प्रारंभ हुई दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। फिर ऑपरेशन फ्लड भी चला था इस श्वेत क्रांति के लिए, जो कि 3 चरणों में चला था, 1970 से 78, आपका 80 से 85, और फिर आपका 85 से 95, ऐसा कुछ समय था। 3 चरणों में आपका ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। वहां भी दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ही था। तो और हरित क्रांति की बात करें तो 1966-67 में हुई थी। डॉक्टर विलियम वॉट ने हरित क्रांति नाम दिया। नॉर्मन बोरलॉग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनक माने जाते हैं। कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमने इस क्रांति को क्या किया था, आपका प्रारंभ किया था। एक और बात आप याद रखिएगा, ये क्रांतियों का आपसे समय पूछा जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना में। तो इस पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इस समय जो पंचवर्षीय योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना का नाम था तीसरी पंचवर्षीय जो योजना, जिसका आपको लक्ष्य पता ही है, आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वतः स्फूर्तिवान हम अर्थव्यवस्था को बनाएंगे। उस लक्ष्य को लेकर हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की थी। और जो हरित क्रांति थी, ध्यान रखिएगा, इस समय कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चली, क्योंकि आप जब इकोनॉमी पढ़ते हो तो 1966 से जो 69 का दशक पढ़ते हो, इस समय में आपकी एक एक वर्ष की योजनाएं चलाई थी। क्योंकि आप जानते हो भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध के कारण हमारे पास पैसा नहीं था, इसलिए हम हरित क्रांति को इन 3 वर्षों तक बंद करके इन 3 वर्षों तक हम पंचवर्षीय योजनाओं को बंद करके रखे थे। इसलिए जो हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ वो एक वर्षीय योजना में हुआ, ना कि किसी भी प्रकार की कोई पंचवर्षीय योजना में। जबकि श्वेत क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी, तो वो हुई थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जो जनक माने जाते हैं उनका नाम है आपका क्या, वर्गीस कुरियन। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। ये टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर आप हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। टेस्ट सीरीज आपको 499 रुपए में प्राप्त होगी। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आप लोगों के लिए स्पेशल यहाँ पे 100 रुपए का डिस्काउंट है। आप हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि कहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सोपान कृषि कहाँ की जाती है, पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, छतों पर, या पहाड़ों की चोटी पर। आप जानते हो जो पहाड़ी क्षेत्र होता है, पहाड़ी क्षेत्र में जैसे कि हम इस पहाड़ी क्षेत्र मान ले, अगर हमें इस पहाड़ी क्षेत्र में खेती करना हो तो उस खेती का नाम क्या होगा। तो जो पहाड़ी क्षेत्र के ढाल होते हैं, इन ढाल के पास आपकी क्या बनाए जाते हैं, आपके इन सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। और इन सीढ़ी नुमा खेत में फिर आपका यहाँ पे क्या की जाती है, आपकी खेती की जाती है। तो जो सोपानी कृषि या जो सीढ़ीदार कृषि की जाती है, ये की जाती है आपकी कहाँ पे, पहाड़ों के ढालान पर।
तो क्वेश्चन 14 का आंसर आप याद रखिएगा। ये आपकी पर्यावरण की सबसे सुदृढ़ प्रणाली माना जाता है, क्योंकि इसमें ध्यान रखिएगा क्या क्या होता है। एक तो यहाँ की मिट्टी का जो कटाव होगा वो बचेगा, और यहाँ की मृदा भी आपकी अच्छी होगी, और पहाड़ी क्षेत्र का यूज भी हो जाता है किसमें, आपके खेती में। तो जो सोपानी कृषि की जाती है वो कहाँ की जाती है आपकी, तो वो की जाती है आपके पहाड़ों के ढालान पर। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर आप दीजिएगा। यद्यपि भारत केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय, इसका कारण क्या है। आप जानते हो, अगर हम उष्ण कटिबंध की बात करें तो जो ये उष्ण कटिबंध आता है, अगर आप जब वर्ल्ड का मैप देखोगे तो यहाँ पे आप देखिएगा जो 0 डिग्री से आपका लगाकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इस 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आपका क्या, उष्ण कटिबंध। लेकिन भारत का विस्तार तो 37 डिग्री 6 तक, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक आप जानते हो भारत का विस्तार है। तो स्वाभाविक बात है, इससे ऊपर वाला भारत तो फिर शीतोष्ण कटिबंध में आना चाहिए, लेकिन नहीं आता, संपूर्ण भारत उष्ण कटिबंध में आता है। इसका कारण आपको बताना है कि क्यों भारत 23 के बाद भी उष्ण कटिबंध में आता है, उसका कारण आपको बताना है। तो कारण आपके सामने 4 दिख रहे हैं। भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है, भारत के उत्तर भाग में स्थिति महाद्वीपीय है, भारत के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियां उत्तरी ठंडी हवाओं से भारत की रक्षा करती है। ये आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं। अब अगर हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप में आप जानते हो ये जो आपका क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है आपका क्या, तो ये क्षेत्र आप देखिएगा, ये पूरा आपका क्या है, यहाँ पे ऐसे में, तो यहाँ पे ऐसे में आपका पड़ता है आपका क्या, हिमालय। हिमालय क्या करता है, इधर से जो साइबेरिया वाली ठंडी पवनें आती है, उन ठंडी पवनों को भारत में आने से क्या कर देता है, आपका रोक देता है। अगर आप यहाँ की स्थिति देखोगे, अगर ये हिमालय नहीं होता तो जो 23.5 डिग्री से ऊपर का भारत होता, ये संपूर्ण भारत में इतनी ठंडी होती है उस टाइम में, सर्दी के समय में, कि यहाँ का टेम्परेचर -10 डिग्री तक जा सकता था, क्योंकि जो साइबेरिया की ठंडी पवनें वो कहाँ पे प्रवेश कर जाती है आपकी, तो वो प्रवेश कर जाती है भारत में। लेकिन हिमालय क्या करता है, इनको भारत में आने से क्या कर देता है, आपको रोक देता है। जब हिमालय इनको भारत में आने से रोक देता है तो ये जो 23.5 वाला ऊपर वाला भाग है, ये आपका जम नहीं पाता है। यहाँ पे संपूर्ण क्षेत्र में आपको कौन सी जलवायु मिल जाती है, उस जलवायु का नाम है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसलिए ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने का जो कार्य महत्वपूर्ण करता है, वो करता है आपका कौन, तो वो करता है आपका क्या, हिमालय। अगर आपसे क्वेश्चन दूसरे तरीके में घुमा के पूछ लिया जाता है कि भारत का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ तक आता है, तो ध्यान रखिएगा, जो 0 से 23 वाला क्षेत्र सिर्फ यही उष्ण कटिबंध आता है, लेकिन 23.5 के बाद भी उष्ण कटिबंध है भारत के अंदर। क्यों, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण योगदान करता है वो कौन करता है, आपका हिमालय। जो साइबेरिया की ठंडी पवनें आती है उनको भारत में आने से क्या कर देता है, आपको रोक देता है। अगला क्वेश्चन की हम चर्चा कर रहे हैं अब आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आप इसका आंसर दीजिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है। आप जानते हो जो भारत में वर्षा होती है वो 4 प्रकार से आपके यहाँ पे वर्षा होती है। एक जो वर्षा है उसका नाम है आपका क्या, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इसमें से सबसे पहले आपको बताना है कि शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। तो सबसे पहली वर्षा होती है उसका नाम है, 4 प्रकार की शाखाओं से वर्षा होती है। एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से वर्षा होती है, ध्यान रखिएगा। एक आपकी जो वर्षा होती है उस वर्षा का नाम है आपका क्या, पश्चिमी विक्षोभ। जो वर्षा होती है उसका नाम है आपका क्या, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के बाद एक जो वर्षा का प्रकार है वो है आपकी क्या, मानसून पूर्व की वर्षा। मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा होती है। और एक जो वर्षा का प्रकार आता है वो ध्यान रखिएगा, वो हो गई आपकी क्या, लौटते हुए मानसून से वर्षा। आप जानते हो ये जो 4 प्रकार से आपके यहाँ पे लौटते हुए मानसून से वर्षा। अब आपको इनमें से बताना है कि जो भारत में वर्षा होती है उसका महत्वपूर्ण कारण क्या है शीतकालीन वर्षा का। तो शीतकालीन वर्षा के महत्वपूर्ण कारण के बारे में पहले तो मैं इसका आपको समझा देता हूं कि क्या कारण है शीतकालीन वर्षा का। आप जानते हो ये जो भूमध्य सागर वाला एरिया है, ऊपर जब आप ग्लोब पढ़ोगे तो ग्लोब में जब आप भूमध्य सागर वाला क्षेत्र पढ़ते हो तो यहाँ पर इस समय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात चल रहे होते हैं। और ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत में कैसे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो जब सूर्य दिसंबर में दक्षिणायन होता है
तो जो सूर्य की सभी पेटियां ये भी दक्षिणायन की ओर खिसक जाती है। तो यहाँ पे आपकी पवनें चल रही होती है, उन पवनों का नाम है जेट पवने। ये जेट पवनों के कारण ये मानसून भारत की ओर खिंचा हुआ चला आता है, और जब ये मानसून इधर वाले क्षेत्र से भारत की ओर आता है तो जो उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र है इस वाले भाग में क्या करता है आपका ये वर्षा करता है। और इसी वर्षा जो कि शीतकालीन वर्षा में होती है, आप जानते हो दिसंबर जनवरी के समय में, उसी वर्षा का नाम है आपका क्या पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे ये वर्षा होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो पश्चिमी विक्षोभ आता है ये कहाँ से आता है आपका, तो ये आता है आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से। जो ग्रीष्म ऋतु की वर्षा है वो आपको पता ही है दक्षिण पश्चिम मानसून, और मानसून पूर्व की वर्षा ये ग्रीष्म ऋतु की है। लौटते हुए मानसून से सिर्फ वर्षा होती है आपकी कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर। यहाँ पे हमने देखी है कि तमिलनाडु जो क्षेत्र आएगा वहां पे आप अगर बाढ़ देखोगे तो वहां पे जो बाढ़ वगैरह आती है वो दिसंबर जनवरी के समय में आती है। तो भारत में शीतकालीन वर्षा का प्रमुख कारण जो माना जाता है वो माना जाता है आपका क्या, पश्चिमी विक्षोभ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आम्रवृष्टि कहाँ पर होती है। आम्रवृष्टि कहाँ होती है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में या असम में। आप जब जानते हो कि मैंने आपको वर्षा के 4 प्रकार बताए हैं, इसमें एक मैंने आपको बताई है मानसून पूर्व की वर्षा। जो मानसून पूर्व की वर्षा है, मानसून पूर्व की वर्षा, इस मानसून पूर्व की वर्षा को हम कई नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें केरल के अंदर क्या बोला जाता है, तो केरल में इसे बोला जाता है आम्र वर्षा। केरल में आम्र वर्षा बोलते हैं। जो बंगाल वाला क्षेत्र, पश्चिम बंगाल वाला एरिया, वहां पे इसे क्या बोला जाता है, तो वहां पे इसे बोला जाता है आपकी क्या, काल वैशाखी, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज काल लाती है। जो अगर आप असम वाले क्षेत्र में जाओगे, असम के लिए चाय की खेती के लिए अच्छी होती है, तो यहाँ पे इसे बोला जाता है आपकी क्या, चाय वाली वर्षा। या और जो अगर हम बात करें कर्नाटक के बारे में, तो जो कर्नाटक होता है यहाँ पे आपकी कॉफी की खेती के लिए वर्षा अच्छी होती है, तो इसको हम कॉफी वर्षा भी बोलते हैं। और कर्नाटक में ही इसके लिए यहाँ पे चेरी के वृक्ष में फूल आ जाते हैं, इस कारण इसको हम चेरी ब्लॉसम भी बोलते हैं। तो ये वर्षाओं के नाम आप याद रखिएगा। ये मानसून पूर्व की वर्षा, और कुल वर्षा का लगभग 2% इससे हमें क्या होती है, आपकी वर्षा की प्राप्ति होती है। तो केरल में इसे क्या बोला जाता है, केरल में इसे बोला जाता है आपका क्या, आम्र वर्षा। तो जिन लोगों ने इसका आंसर 17 का केरल लगाया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 18वां, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, सुपारी, आम, यूकेलिप्टिस या नारियल। तो जल्दी कमेंट करके बता दीजिए कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा होगा। अगर हम भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे के बारे में देखें तो उस पौधे का नाम होगा आपका क्या, यूकेलिप्टिस। जो यूकेलिप्टिस का पौधा है ये ध्यान रखिएगा सबसे तेजी से बढ़ता है, सबसे ज्यादा तेजी से जो पौधा बढ़ता है उस पौधे का नाम है आपका क्या, यूकेलिप्टिस। और इसी पौधे को पृथ्वी पे आतंकवादी पौधा भी कहा जाता है, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में ये पौधा उगता है उस क्षेत्र की कितने ही लंबे चौड़े एरिया की नमी को आपस में क्या कर लेता है, आपका सोख लेता है। इसलिए यूकेलिप्टिस का जो पौधा माना जाता है इसको हम आतंकवादी पौधा भी बोलते हैं, सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा भी है। आप यूकेलिप्टिस का पौधा न लगाए, उसके स्थान पर कोई दूसरा पौधा लगाए। यूकेलिप्टिस जो लाया गया है भारत में, ये कौन से देश से लाकर बोया गया, उस देश का नाम है आपका क्या, ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज्यादा इसको कहाँ पे बोया लगाया जाता है, तो सबसे ज्यादा इसको लगाया जाता है आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम क्या था। आपको ये बताना है कि जो मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति उसको कौन सी क्रांति बोलते हैं। तो 2 क्रांति आप याद रखिएगा, एक जो क्रांति उस क्रांति का नाम है आपका क्या, नीली क्रांति, और एक क्रांति आपकी कौन सी, पीली। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है आपको कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, जल का कलर होता है नीला और जल में रहती है आपकी क्या, मछली। तो मत्स्य पालन से संबंधित जो क्रांति उसका नाम है आपका क्या, मछली उत्पादन या मत्स्य पालन से संबंधित जो क्रांति उसका नाम है आपकी नीली क्रांति। और जो पीली क्रांति है, स्वाभाविक बात है आपकी जो तिलहन फसलें होंगी, उन तिलहन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमने कौन सी क्रांति प्रारंभ की थी, उसका नाम है पीली क्रांति। तो नीली से आप समझ लीजिए जल का कलर नीला और जल में रहती है मछली, इसलिए ध्यान रखिएगा जो नीली क्रांति संबंधित है वो किससे, आपकी मत्स्य उत्पादन से। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में न्यूनतम तापमान कहाँ पर दर्ज किया जाता है। आपको ये बताना है कि भारत में सबसे कम तापमान कहाँ पर दर्ज किया जाता है, लेह में, शिमला में, चेरापूंजी में या श्रीनगर में। तो जल्दी कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे न्यूनतम तापमान कहाँ पर दर्ज होता है। तो जो भारत में सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है उस स्थान की अगर हम बात करें कि न्यूनतम तापमान कहाँ पर होता है, तो जो न्यूनतम तापमान सबसे ज्यादा आपका दर्ज होता है वो होता है आपका कहाँ पे, लेह लद्दाख में। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, लेह लद्दाख। आप जानते हो ये आपका एक प्रकार का बर्फीला क्या है, मरुस्थल है। तो न्यूनतम तापमान आपका लेह लद्दाख में दर्ज किया जाता है।
और अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है विश्व में, तो विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी में या मासिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यहाँ पे कितनी 1000 सेंटीमीटर। जो आप गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां पढ़ते हो वहीं पे आपको ये वर्षा आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा सबसे कम तापमान कहाँ पर है, वो है आपका कहाँ पे लेह का। ये हमारी पीएससी की टेस्ट सीरीज है जिसका डिस्कशन अभी आप देख रहे हो। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके 499 रुपए में आप हमारी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। अगर आपने हमारे नोट्स परचेज किए तो आप लोगों के लिए स्पेशल 100 रुपए का डिस्काउंट है। आप हमारी टेस्ट सीरीज 399 रुपए में परचेज कर सकते हो एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाके। ये हमारे नोट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। ये नोट्स आप लोगों को मिलेंगे 999 रुपए में। आप एग्जाम गुरुजी ऐप पे जाके आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हो। अगर आप हमारे नोट्स परचेज करोगे तो 12 से 13 बुकलेट आपके घर कितने दिन के अंदर, लगभग 6 से 7 दिन के अंदर आपके घर डिलीवर कर दी जाएगी। 998 रुपए में आपको ये नोट्स प्राप्त होंगे। हमारा पीएससी का फुल कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है जिसमें आपको ये प्रिंटेड नोट्स तो मिलेंगे, साथ में कोर्स की वीडियोस भी आपको मिलेगी, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगी। सब कुछ आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ये आपके 2020 के न्यू सिलेबस के अनुसार आपका पूरा कोर्स रहेगा। ये कोर्स आपको 2999 रुपए में मिलेगा। एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। कल के क्लास की अगर हम बात करें तो कल का भी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खनिज उद्योग एवं परिवहन। खनिज उद्योग एवं परिवहन से संबंधित जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी उसके क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो भी लोग हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं वो जरूर कल टेस्ट दें। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको एक बात जरूर याद रखनी, इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज आपकी क्लास में संख्या बहुत कम थी, कल से संख्या कम नहीं होनी चाहिए, संख्या यहाँ पे आपकी बढ़नी चाहिए। इसलिए जरूर इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।